तुम लोगों का जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का कवरेज है। और ध्यान रखना इसमें तुमको इंस्टीट्यूट की तरफ से 40% लाना मिनिमम रिक्वायर्ड है इंडिविजुअली, लेकिन हम लोग अकाउंट्स में कभी भी 40 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम लोग एटलीस्ट अकाउंट्स में 70+ के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा तो ऊपर तो अपने 100 तक जा ही सकते। अब अपने आओ पेपर पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। इसमें क्या रहेगा देखो, 6 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स इच के, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स क्या है, ट्रू फॉल्स विथ रीजंस। ठीक है, जैसे सपोज कर लो, इससे रिलेटेड तुम लोग तो सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से है, एक क्वेश्चन पूछते जैसे क्लोजिंग स्टॉक टू बी शोन इन ट्रायल बैलेंस, तन्वी बताएगी इट और फॉल्स। क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉल्स। रीजन, टू मार्क्स है ना, तो 1 मार्क इज फॉर ट्रू फॉल्स एंड अनदर 1 मार्क इज फॉर योर रीजन। कुछ कुछ जो रीजंस वाले पार्ट होंगे ना वो फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स मतलब तुमको कॉपी, मतलब जो लिखा ना क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, वो होता ही है, हम इसमें कुछ अलग नहीं बता सकते हैं, तो रीजन में वही कॉपी पेस्ट मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा। तुम यस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते हैं, इसीलिए तुम फॉल्स बोला क्या अनवी। समीर देखो यहाँ पे तुम ट्रू बोल के भी आंसर दे सकता था, फॉल्स बोल के भी आंसर दे सकता था। देखो बताता है, तुम लोग को याद है क्लोजिंग स्टॉक वैसे जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता, तो तुम क्या बोलता, फॉल्स, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस because it is a part of purchases, and since we show complete full purchases, total purchases on the debit side of the trial balance, that is why closing stock is not to be shown in the trial balance। ठीक है, तुम ये फॉल्स बोल के ये अपना आंसर दे दिया। अब यस बोलता है नहीं ट्रू, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब ये हम अभी ये बोला नहीं है, हम बोल रहे हैं कि यस बोला ऐसा। देखो इसमें बोथ साइड आंसर देने से मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन रीजन सही होना चाहिए। अब ये क्या बोला, यस, इसको मतलब ट्रू है। अब ट्रू क्यों है, because when adjusted purchases is given then closing stock is to be shown on the debit side of the trial balance। what about adjusted purchases, तुम बता। adjusted purchases देखो होता क्या है, अपने क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, उसका रीजन क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। सपोज कर ले तुम 10 लाख का गुड्स खरीदा, ठीक है, उस 10 लाख के गुड्स को तुम पूरा नहीं बेचा, तुम 2 लाख का गुड्स रख के रखा है और 8 लाख का गुड्स बेच दिया 12 लाख में, यानी तुम्हारा परचेज कितने का है, 10 लाख का, सेल्स कितने का है, 12 लाख का। सेल्स तो 12 लाख का है, तुम 12 लाख में बेचा है, लेकिन पूरा 10 लाख का गुड्स नहीं बेचा है, 8 लाख का गुड्स बेचा है। क्लियर है, हम तुमको बता रहे ऐसा हुआ, तुम 10 लाख का गुड्स खरीदा, 10 लाख में से 2 लाख का गुड्स रख के रखा, दैट इज अ स्टॉक, क्योंकि ईयर एंड आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक, और 8 लाख का गुड्स तुम बेच दिया 12 लाख में, मतलब तुम 4 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो तुम 10 लाख का परचेज दिखाएगा ट्रायल बैलेंस में कि 8 लाख का परचेज दिखाएगा, तो 10 लाख का ही है, 10 लाख ही दिखाओगे, राइट। तो ये 10 लाख है, इसमें क्या है, 8 लाख का गुड्स जो बिक गया और 2 लाख का गुड्स जो बचा हुआ है, तो तुम तो पूरा 10 लाख दिखा रहे हो, तो इसका मतलब 10 लाख दिखा रहे हो, तो दैट इंक्लूड्स 2 लाख जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो अलग से क्लोजिंग स्टॉक दिखाया नहीं जा सकता है। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। लेकिन अगर सपोज कर लो हम तुमको बोले नहीं, एक काम करो ना, परचेज नहीं दिखाना है तुमको, एडजस्टेड परचेजेस दिखाना है, एंड एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेज एडजस्टेड विद क्लोजिंग स्टॉक। मतलब तुम क्या करोगे, 10 लाख
माइनस 2 लाख, 8 लाख। तुम उस 8 लाख को परचेज बोल के दिखाओगे, इन 8 लाख परचेज बोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि एक्चुअली में परचेज तो 10 लाख का है। तो तुम क्या करोगे, एडजस्टेड परचेजेस नाम दे दो। तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुमको दिखाना तो कितना था, कॉस्ट पूरा 10 लाख, लेकिन तुम 8 लाख दिखा रहे हो तो 2 लाख अलग से दिखाना पड़ेगा। तो जो 2 लाख अलग से दिखाओगे किस नाम से दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, तुम जो बोलने जा रहा था वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बीच में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है, दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी तो क्लोजिंग स्टॉक हटा दे रहे हैं ना, दैट इज वाई क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाए। ठीक है, नहीं भाई ये सब तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी जस्ट ऐसे ही बता दिया। और ट्रू फॉल्स मतलब तुमको ट्रू फॉल्स बताना है एंड विथ रीजंस बताना है। नेक्स्ट पार्ट तुमसे एक स्पेसिफिक थ्योरी पूछेगा और ये मैंडेटरी कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। एक 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स रहेगा, बहुत इजी रहता है। थ्योरी रहेगी, थ्योरी जैसे सपोज कर लो हम तुमसे पूछ लिया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अरे आज के क्लास में ना हम थोड़ा सा तुम लोग का बेस भी समझ लेगा, कैसा बेस है। तो आज का क्लास मतलब बेसिकली स्पेसिफिकली हम ही बताएंगे, वो वाला क्लास नहीं होगा, हम तुम लोग से पूछता भी रहेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समीर कुछ तो पता होगा, तुम तो थ्योरी नहीं पढ़ता था। अमन तुम हाँ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था ना तन्वी, प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग होता है, तन्वी को तो याद आ गया। ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स एंड दैट इज ओनली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस का अपना आइडेंटिटी रहता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन्स। तुमको पता था? ओके दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, तो ऐसा कुछ थ्योरी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें थ्योरी में क्या हो सकता है, तुमको शॉर्ट नोट दे सकता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट होगा शॉर्ट नोट टाइप में दे दिया, कुछ भी थ्योरी दे सकता है। एंड इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा 4 मार्क्स का, छोटा सा 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब कोई छोटा सा क्वेश्चन। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आज तुमको करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट, छोड़ नहीं सकते। छोड़ने का मतलब 20 नंबर गया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एक एक, तो 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। रेस्ट अब तुमको 2 to 6 मतलब 5 क्वेश्चन देगा, लेकिन तुमको पांचों नहीं करना है, तुमको कोई 4 ही करना। एक हम लिखा है ये चीज, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 to 6, 20 मार्क्स इच का रहेगा। मतलब तुमको एक ऑप्शन मिलेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक ऑप्शन मिलेगा, यू हैव 5 क्वेश्चंस, तुमको 4 अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन कवर्स 20 मार्क्स। ये कंपलसरी था, इसमें तुमको एक ऑप्शन मिल गया, 5 में से 4 करना है, मतलब एक तुम छोड़ सकता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट एक पार्ट फॉलो करता है, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस दे देता है। इंटरनल चॉइस का मतलब पता है, क्वेश्चन नंबर हम 3 दिया, उसमें एक क्वेश्चन दिया, उसमें और करके वहीं पे क्वेश्चन दिया, दैट इज इंटरनल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ऐसा करता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है ना, उसमें थ्योरी डालता है 5। फिक्स पैटर्न है, पैटर्न दे रखा है, हम यही फॉलो करेंगे, तो यही पैटर्न रहेगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा 20 मार्क्स का है, उसमें 5 नंबर का थ्योरी देगा। अब 5 नंबर की थ्योरी के साथ 15 नंबर का कोई अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन देता है, जनरली इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। हाँ डिपेंड करता है। और हाँ कंप्लीट कर, 15 नंबर प्लस 5 नंबर देगा, तो 5 नंबर थ्योरी रहेगा और 15 नंबर जो रहेगा वो तुम्हारा जनरली शेयर्स का सम है। तो ये पार्ट है, ये पेपर पैटर्न है। अब एक बार अपने आते हैं सिलेबस क्या है, रफली डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस को डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। सिलेबस में देखो तुम्हारे पास बेसिक्स पार्ट रहेगा, जो हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये बेसिकली तुम्हारा पूरा बेसिक पार्ट कवर करेगा, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एटसेट्रा। और तुम लोग सोचेगा सर ये सब तो हम लोग छोड़ सकते हैं, बहुत तो बकवास सा चीज। बट छोड़ने का मतलब क्या होगा पता है, ये जो 4 नंबर का थ्योरी तुम्हारा है, और ये शायद, ये जरूरी नहीं है उसी से दे, ये 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल। और अगर तुम ये 6 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 5 नंबर, मतलब कितना मार्क्स हो गया 13, तो 13 मार्क्स तुम्हारा रिस्क पे आ जाएगा, 3 मार्क्स रिस्क पे आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये थ्योरी तो प्योरली तुमको बेसिक से ही देगा, ये थ्योरी भी जनरली बेसिक से देता है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल बेसिक से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है।
तो हम लोग को रिस्क में नहीं जाना है, कुछ नहीं छोड़ के जाना है। और अकाउंट्स ना ध्यान रखना, एक चीज स्पेसिफिकली ध्यान रखना, तुम लोग जो अगर सीए कर रहे हैं ना, तो सीए में सबसे मेन पेपर दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंट्स मेन पेपर है, और भी पेपर्स आएंगे तुम्हारे पास जैसे जैसे तुम लोग इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, बट अकाउंटिंग इज अ मेन पेपर। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो मेन पेपर है। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, अकाउंट्स अभी तुम बेस को, अगर तुम्हारा बेस पहले से कुछ गड़बड़ भी है तो अभी फाउंडेशन स्टेज है जहां पे सुधार सकता है। जैसे ही तुम इंटर में जाएगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो जब इंटर में तुम जाएगा तो जो टीचर्स लोग भी पढ़ाएंगे वो लोग ये मान के चलेंगे तुमको ये बेसिक चीज तो आता ही होगा, तो तुमको वो नहीं बताने वाले हैं। और ऑब्वियस बात, तो तुम्हारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि बैठ के वो बेसिक समझेगा, तो तुमको वो मगअप करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक के बाद क्या है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है। नाम सुना हुआ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज बोल के एक चैप्टर है जो तुम लोग का पहले नहीं किया हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट सबका किया हुआ होगा। फाइनल अकाउंट वही है, लेवल्स बढ़ जाएंगे। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। सिंगल एंट्री सिस्टम नाम था, किसी में था किसी में नहीं था, 11th में था। पार्टनरशिप पूरा जो तुम लोग किया वही है, एक्स्ट्रा पोर्शंस एडेड है। कंपनी अकाउंट्स पूरा वही है, बहुत सारे एक्स्ट्रा पोर्शंस एडेड है, जिसमें हम तुम लोगों को ये भी दे दिया है कि जनरली ये मार्क्स, इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, सारा दे। तो तुम लोग को स्टडी मैट मिलेगा, स्टडी मैट में भी ये पार्ट रहेगा, हार्ड कॉपी, और तुम लोग के साथ आज ही हम इसका पीडीएफ भी शेयर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये सिलेबस था, पेपर पैटर्न था। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्पेसिफिकली एकदम बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहा है। मान के चल रहा है कि तुम लोग अकाउंट्स पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आओ, अकाउंटिंग जो होती है इसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली अकाउंटिंग का मतलब क्या, ये जो हम लोग बेसिक्स करेंगे ना, वो डिस्कस करते हुए करेंगे, क्योंकि तुम लोग ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स एक्चुअली में पहली बार करते हैं। तो हो सकता है किसी को पता हो तो तुम खुद बताएगा तो, और तुमको हमेशा याद रहने वाला है। हम बताएंगे तो थोड़ा भूल भी सकता है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तुम ही बता ऋषि। दैट इज अकाउंटिंग। अमन तुम बता। नहीं, यही गलत बोलते हैं तुम लोग। अकाउंटिंग मतलब हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं लेते हैं। अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। अकाउंटिंग ये होता है। अभी तुम लोग भी पढ़ा हुआ भी होगा, अभी याद नहीं है। अकाउंटिंग तुम लोग इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही चला गया क्योंकि तुम लोग पूरे 2 साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ा है। दैट इज वाई तुम लोग को आता है कि अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है। अकाउंटिंग मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होता है। अकाउंटिंग का नॉर्मल सा मीनिंग लिख रहा है, एक बेसिक मीनिंग। सब इंफॉर्मेशन लिखते भी जाना। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि अकाउंटिंग बोलता है सारी चीजें रिटर्न होनी चाहिए। हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। किस लिए रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मेरा एक प्री डिफाइंड मोटिव था, तो वो मोटिव का जो रिजल्ट होगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस मीन्स अकाउंटिंग। अब जब अकाउंटिंग तुम लोग समझ गए, अकाउंटिंग का मीनिंग ही है रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को, क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो किस चीज से रिलेटेड हो सकती है, तो बहुत सारे, मतलब किस चीज से रिलेटेड, मतलब ये रिकॉर्डिंग किस किस पर्पस के लिए हो सकती है। अल्टीमेटली पर्पस तुम्हारा रिजल्ट के ऊपर सब रिकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो एप्पल है, वो एप्पल कंपनी जो है, वो ये पेंसिल जो बनाता है, ये पेंसिल बना रहा है, इसका कॉस्ट क्या है। सपोज कर लो वो अपने से चार्ज कर रहा है 12,000 रुपीज, और इसको बनाने में इसका कॉस्टिंग आता है 8,500। ठीक है, तो ये जो 8,500 कॉस्टिंग आ रहा है उसको तो कैलकुलेट करना पड़ा होगा ना। तो वो कैलकुलेट कर रहा है, तो तुम एक चीज बताओ मेरे को कि तुमको इस पेंसिल में क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है। 8,500 प्लस जो अमाउंट है, मतलब कितना, 3,500। तो 8,500 इज द कॉस्ट प्लस 3,500 इज द प्रॉफिट जो कंपनी बनाया है।
ये जो 8,500 है, 8,500 में क्या तुमको पेंसिल ही दिखाई दे रहा है क्या? मतलब ये पेंसिल जो दिख रहा है वो ऐसा ही बना बनाया ही मिला था क्या एप्पल कंपनी को और वो तुमको बेच दिया था? नहीं, इसको बनाया गया होगा। इसको बनाने के लिए क्या यूज किया गया होगा? रॉ मटेरियल्स, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी बॉडी से रिलेटेड जो पार्ट्स होंगे वो सब यूज किए। वो अपने आप ही जुड़ गए होंगे क्या? कुछ वर्कर बैठ के काम किए होंगे और वर्कर फ्री में तो काम नहीं किया होगा, पैसा लिया होगा। यानी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है मटेरियल दिखाई दे रहा है, लेबर दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? अरे जो हुआ होगा, एक पेंसिल थोड़ी बनाया वो लोग पेंसिल बना के बेचते रहते हैं, कंट्री टू कंट्री बेचते रहते हैं। तो इन सच केस क्या होगा, एक फैक्ट्री स्पेस होगा, ठीक है। तो फैक्ट्री स्पेस होगा तो वहां पे बन रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। तो फैक्ट्री स्पेस का इलेक्ट्रिसिटी, वहां का अदर खर्चा, रेंट वगैरह भी तो होगा। तो वो क्या एप्पल कंपनी खुद बियर करेगा क्या? वो तो तुम ही से लेगा। और तुम ही से लेने के लिए वो 8,500 तो सारा कॉस्ट ऐड कर दिया, बोला ये कॉस्ट लगा वो तो तुम दो गई, बस मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये 8,500 में तुमको क्या क्या दिखा? मटेरियल दिखा, लेबर दिखा एंड एक्सपेंडिचर्स दिखा। तो ये जो कैलकुलेशन है कि इसका 8,500 कॉस्ट आया, ये भी तो तुम क्या किया, अल्टीमेटली एप्पल कंपनी बोला कि मेरे को इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा, इसमें इतना मटेरियल लगा, इसमें इतना लेबर लगा, इतने इसमें खर्चा लगा, कॉस्ट का। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो अपने एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं ना, तो एक्सपेंडिचर्स को हम लोग यहाँ पे ओवरहेड्स बोलते हैं, एक्सपेंडिचर्स नहीं बोलते, ठीक है। अब क्यों, अभी थोड़ी देर बाद बता। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि इनको ऐड करेंगे, ऐड करके क्या पता करेंगे कॉस्ट क्या था इसका। एक पेंसिल थोड़ी बना होगा, हजारों लाखों पेंसिल्स बनी होंगी। अब उसको डिवाइड करके एक पेंसिल का कॉस्ट निकला, तो वो निकालने का रोल जिस अकाउंटिंग का है, उस अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है पता है? तुम बोलेगा सर अकाउंटिंग मतलब तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम लोग क्या किया आज तक? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सब कोई पढ़ा है, तुम लोग क्या करता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बताओ। लेमन लैंग्वेज में बात करो ना, कंसेप्ट समझना है तो अकाउंट्स को लेमन लैंग्वेज में लेना पड़ेगा। तुम लोग क्या किया आज तक? परचेज सेल रिकॉर्ड किया, खर्चा रिकॉर्ड किया, और अल्टीमेटली क्या बता दिया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, मेरे पास इतना एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज है, यही काम तो किया। तो बेसिकली एक चीज सोचो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल क्या है कि इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना टू गेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके ये बताता है तुमने कितना कमाया, राइट। ये जो अपने को जो ये कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा जो ब्रांच अकाउंटिंग का, उस ब्रांच को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जो तुम लोग इंटरमीडिएट लेवल में जाके, फाइनल लेवल में जाके पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग से सब्जेक्ट होगा तुम्हारा। तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो तुमको कैलकुलेट करके देता है तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, तुम्हारी पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। अब इसके बाद और भी ब्रांचेस होती है। तुम लोग के पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर कोई जॉब करते होंगे, तो तुम लोग उनसे कभी सुना है कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। अब एचआर डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तुम बता, नहीं पता? अच्छा, एचआर का मतलब सब पता है ना, ह्यूमन रिसोर्स। ये तो कहीं कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज में भी तो पढ़ा होगा। तो धानवी पढ़ी है, धानी तुम बता कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंप्लॉइज। हाँ हाँ, सही बोल रहा है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या है ना, एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना है, हम ऐड निकाला अपने कंपनी के लिए। तो हमने ऐड निकाले तो अल्टीमेटली क्या क्या सपोज कर लो 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे को तो एक ही चाहिए, हम सबको तो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेगा, मैंने ऐड निकाला, इंटरव्यू का टाइम दिया, इंटरव्यू शेड्यूल में सब आए, मैंने अल्टीमेटली पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखे थे, उनसे डिस्कशन किया क्वेश्चन। अब उसमें से 25 में से मैंने 4 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मतलब जॉब नहीं दिया, उन 4 को सेलेक्ट किया कि फर्दर राउंड इंटरव्यू लिया जाएगा। तो फर्दर राउंड इंटरव्यू के लिए उनको सेलेक्ट किया गया, उस 4 में से एक को अल्टीमेटली हम लोग फर्दर राउंड में सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करके उनको हम लोग क्या किए, प्लेस करते हो। प्लेस करते समय हम लोग क्या किए, हम लोग उसको इंजीनियरिंग सेक्शन में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियरिंग सेक्शन में क्या करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, मिसमैच।
यहाँ पे तो रूल आता है ना, ये जो काम हुआ है इंटरव्यू प्लान करना, ऐड करना, उनका इंटरव्यूज लेना, उनको प्लेसमेंट देना, प्लेसमेंट सही जगह पे देना। अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भेजो, टैक्सेशन में भेजो, कॉस्टिंग में भेजो, तभी तो वो काम कर पाएगा। तो उसको प्लेसमेंट देना, प्लेसमेंट देने के बाद वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसका 3-4 साल काम को हो गया, उसका कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, वो जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में चला। तो तुमको अपनी कंपनी में रखना है, तो रखना है तो उसको क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, उसकी सैलरी हाइक करनी होगी, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो ये सारा जो अकाउंटिंग वर्क होता है, अकाउंटिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिटर्न वर्क, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसका काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का काम होता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज होते हैं, इंप्लॉइज की टेक केयर करना इज द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसके बाद और भी अकाउंटिंग होती है, जैसे सपोज कर लो कंपनी के बहुत, मुकेश अंबानी की बात करते हैं, ठीक है। तुम लोग कंपनी में जॉब कर रहे हो, दानवी अकाउंटेंट है, ऋषि का सीनियर अकाउंटेंट है, वो सपोज कर लो कंपनी का एचआर है, ये तन्वी सीईओ है, और ये समीर सीएफओ है। सीएफओ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है? अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा पोजीशन दे दिया। अच्छा, सुन के अच्छा लगा। तो अब क्या हुआ ना कि मुकेश अंबानी बोला कि मेरे को ना कंपनी कैसा अर्न कर रहा है उसका स्टेटस चाहिए, ठीक है। और ये बोला इसको, समीर को। ऑब्वियस बात, तो वो अकाउंटेंट क्या एकदम जूनियर लेवल से थोड़ी बात करेगा। तो सीएफओ को बोला कि मेरे को भिजवाओ, मेरे को पूरा स्टेटस चाहिए, कंपनी कैसा अर्निंग कर रहा है। और ये तो समीर भाई बदमाश लड़का, काम करना ही नहीं चाहता है। ये सीधा धानवी को बोला, धानवी तुम ना एक काम कर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और जो भी बैलेंस शीट सब बनाया लाके दे दे। और लाके समीर को पकड़ा दी। समीर क्या किया, लाके मुकेश अंबानी को पकड़ा दिया। मुकेश अंबानी वही पूरा का पूरा बैलेंस शीट समीर के मुंह पे मारा और बोला चलो अब तुमको फायर कर देते हैं। अच्छा सुनो, हुआ क्या, क्यों? क्योंकि जब वो बेसिकली मुकेश अंबानी जब डेटा देखना चाहेगा तो वो ये नहीं देखेगा 50,000 करोड़ का सेल हुआ या 5,000 करोड़ का सेल हुआ। उसको क्या देखना है, उसको देखना है कि सेल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मेरे कंपटीटर के बेसिस पे वो कुछ बढ़ा कि घटा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, प्रॉफिट आईएनआर में कितना है वो नहीं देखना चाहता है, करेंसी में नहीं देखना चाहता, कितना मार्जिन है, कितना परसेंट है, पिछले ईयर ऑन ईयर कितना रेस किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना रेस किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट को जो बेसिकली अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी, दैट इज द एरिया ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब यहां पे आ जाती है तुम लोग कितना अकाउंटिंग का नाम सुन चुके, बता दो क्या क्या। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक और सुन चुके। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक और अकाउंटिंग होती है, दैट इज नोन एज द, तुम लोग तो प्रोजेक्ट से सब भी अभी 11th-12 में बनाया था, सीएसआर एक्टिविटीज का कोई प्रोजेक्ट बनाया था। हर कंपनी का सीएसआर एक्टिविटीज होते हैं। सीएसआर एक्टिविटीज मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अच्छा छोड़ो, कॉर्पोरेट को भूल जाओ। हम लोग जैसे दुर्गा पूजा आता है, तो दुर्गा पूजा में क्या होता है, जगह जगह पंडाल बनता है, तो तुम्हारे हाँ घर के नीचे जो पंडाल बनता है वो क्या करता है, चंदा लेने पहुंच जाता है कि चंदा दीजिए, ठीक है। वो लोग क्या करता है, वो लोग तो फोर्सिबली डिमांड करता है, वो अलग बात है। अदरवाइज भी क्या होता है ना, देख हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में कुछ हम लोग सोसाइटी में घूमते फिरते वहीं से कुछ खरीदते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे सोसाइटी में कुछ काम हो रहा है तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो वैसे ही क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अकाउंट जो तुम पढ़ रहे हो तुम पर्सनल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम बिजनेस के लिए पढ़ रहे हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मुकेश अंबानी है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री है, या आईटीसी है, या आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब कंपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कहां से अर्न कर, मेरे से तुमसे ही तो अर्न कर रहा है, सोसाइटी से तो कमा रहा है। तो सोसाइटी से जब ये कमा रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे तुम लोग टाटा मेडिकल सेंटर का नाम सुना है, किसका है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। तो बेसिकली टाटा मेडिकल सेंटर में कैंसर का इलाज होता है, ट्रीटमेंट्स होता है। तो वो जो ट्रीटमेंट होता है उसमें वो लोग चार्जेस लेके भी ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। और फ्री ट्रीटमेंट बेसिकली सेम ट्रीटमेंट होता है जैसा नॉर्मली चार्जेस लेके किया जाता है, बट हाँ उसमें बेसिकली जनरल वे में होता है और वहां पे स्पेसिफिक वे में होता है। लेकिन वो लोग फ्री ट्रीटमेंट भी करता है, प्रॉपर अच्छे तरीके से करता है। तो यहाँ पे एक चीज सोचो, वो जो फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें क्या कॉस्ट नहीं लग रहा है, लग रहा है। कॉस्ट कहाँ से लग रहा है, कंपनी के प्रॉफिट से लग रहा है।
हर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेट असाइड कर देता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ये कॉस्ट सोसाइटी के लिए इंकर करेंगे, अपने प्रॉफिट से इंकर करेंगे। तो अब सपोज कर लो हम क्या किया, यस को अपॉइंट किया कि यस देख तुम इस चीज को देखेगा, हम लोग जो भी हम लोग का प्रॉफिट होगा उसका 10%। और जनरली जितने भी अपने इंडिया में मोस्टली कंपनीज है ना, उसमें टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जब तक रतन टाटा थे, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता। आपका फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, लेकिन टाटा ग्रुप सबसे ज्यादा अच्छे से निभाता था। तो बेसिकली इसको अपॉइंट कर दिया गया, कंपनी का प्रॉफिट का 10% सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना है। अब तुम देख लेना कैसे देना है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रॉफिट का 10%, कहाँ कहाँ यूज कर रहा है उन सबको भी तो ये क्या करेगा, तुम लिख के रखेगा ना, कि दिमाग में रखेगा, लिख के रखना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। फिर जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो उस अमाउंट को भी दिखाएगा कि ये अमाउंट ट्रांसफर किया गया था। तो ये सारी अकाउंटिंग कहाँ पे आएगी, ये सारी अकाउंटिंग अपनी आएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो अभी डिस्कस किया, दिस इज नोन एज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंट एंड देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। अगेन तुम लोग ये जो पांचों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन में नहीं पढ़ने वाले। फाउंडेशन में तुम लोग सिर्फ एक ही ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेगा एंड दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। जैसे ही इंटरमीडिएट में जाएगा तुम लोग सारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेगा, एचआर अकाउंटिंग नहीं पढ़ेगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अभी चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं इस पार्ट को भी, नाम लिख लेते हैं। अच्छा, नाम से मेरे को याद आया एक चीज और बताओ, तुम लोग सिंगल एंट्री और डबल एंट्री कुछ सुना है? यस, क्या होता है ये? ओ अरे तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, एक और है जो ये ऑफलाइन बैठा हुआ उससे पूछा। अच्छा तुम यहां बोल दे तो तुम ही बताओ। अरे नहीं नहीं, तुम पूरा सिंगल एंट्री का डेफिनेशन मत देना, मतलब क्या होता है ये, बस ये पूछ रहे हैं। बस हो गया तब तो। सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग है, तुम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, दैट इज ए सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो आप बेसिकली एक चीज रिकॉर्ड करने का तरीका वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ऐसे तुम लोगों से डिस्कशन करना है मेरे को। हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब तुम लोग एग्जाम जब देता है सम सॉल्व करता है, एग्जाम के लिए भी तो करता है ना, बहुत रफली भी करता होगा कभी कभी, और इतना रफली सॉल्व करता है कि अगर तुम एग्जाम के बाद उस पेपर में देखेगा कि ये सम कैसे सॉल्व हुआ है तो खुद को नहीं समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करता है ना। दैट इज वे ऑफ रिकॉर्डिंग है वो भी। हम लोग जब क्लास में पढ़ता रहता है कितने अच्छे से नोट्स बना के लिखता है, कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ लेगा उसको। दैट इज ऑल्सो वे ऑफ रिकॉर्डिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम इज द रफ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम इज द प्रॉपर सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ये डिफरेंस होता है दोनों सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। तो अब ये बताने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि तुमसे क्वेश्चन पूछा, सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल मेथड था, उसमें लोग ऐसे नॉर्मल तरीके से फॉलो करते थे, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट भी नहीं होता। ये क्वेश्चन हम लोग तन्वी से पूछेंगे, तन्वी ये बता सिंगल एंट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, क्योंकि तुम अगर सम सॉल्व किया तुमको खुद को नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूशन क्या है, तो तुम ये प्रॉब्लम देख के तुम सोचा चलो कुछ दूसरा अच्छे से करने का तरीका फॉलो कर, तुम अच्छे से करने, और तुमको देख के सारे लोग अच्छे से फॉलो करने लगे, तो तुमको क्या बुलाया जाएगा, जो अच्छे से ये रिकॉर्डिंग किया गया है उसको ओरिजिनेटर इज तन्वी। हम ये पूछना चाहता है डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिनेटर। चलो यस, ऑनलाइन यस, तुम बताओ हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? जानवी, तो किसका पता है, इकोनॉमिक्स में पता है मन क्या? तो हम क्या पूछा, और और तुम किसका बता रहे फादर ऑफ अकाउंट? तन्वी को पता है, ये जो बोली लूका पेसियोली कुछ बोली ना, तुम यही बोला ना, अब तुम भी बोला ऋषिका। फादर ऑफ अकाउंट्स बोल के कुछ नहीं है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज द लूका पेसियोली। लूका पेसियोली बोल के एक बंदा था जो तुम लोगों पे इतना बर्डन डाल के गया, उसके चलते तुम लोग को ये डेबिट क्रेडिट पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज पढ़ना नहीं पड़ता, अदरवाइज कुछ और पढ़ना पड़ता, कुछ और तरीका होता है, लेकिन लूका पेसियोली के चलते तुमको पढ़ना पड़ रहा है ये सब।
ठीक है, एनीवे ये ध्यान रखना, नाम हम फर्दर बाद में भी पूछेगा। अभी जल्दी से लिखो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। समीर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग नाम लिख लेते हैं। समीर सारा नाम तुम बताने वाला है, याद है ना? पहला ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही तुम लोगों को पूरा डिस्कस करना है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। The last part is social responsibility accounting. तो these are the 5 branches of accounting. इनको सब fields of accounting बोला जाता है। fields of accounting हुआ सब divisions of account, the सब fields of account। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, अब हम लोग एक बार ना इसमें चले जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग डेफिनेशन लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन जैसे ही वर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ये सब आता बिजनेस होगा तब ना। एक छोटा सा हम लोग एक पार्ट लेते हैं, उससे समझते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है समीर, और ये क्या किया, एक बिजनेस, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या किया ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया, उसको एक नाम दिया, बोलो क्या नाम दिया, इसको ये नाम दिया समीर एंटरप्राइज। तो बेसिकली देखो अब डिफरेंस क्या है ना, ये जो समीर है ये क्या किया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया, उसके नाम से सारा काम करेगा, ऐसा किया। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है ना, समीर जब ये बिजनेस ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, इसके नाम से ये काम करने वाला है, तो ये बेसिकली जो है इसको क्या बोला जाता है पता है, फॉर्म। ठीक है, और ये जो समीर है एक इकलौता बंदा है, तो ये कौन हुआ, प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, राइट। तो ये सबसे पहले काम क्या करेगा, ये बिजनेस को कुछ रुपया देगा, अपने पॉकेट से निकाल के पैसा बिजनेस में डालेगा, बिजनेस को देगा, बोलेगा आर्टिफिशियल पर्सन तुम रखो, तो वो बोलेगा अरे तुम तो ओनर हो, मेरे को क्यों दे रहे हो। इसको आर्टिफिशियल पर्सन से बात करना आता है ना। तो ये उसको बोला नहीं नहीं तुम रखो, और रखो मतलब क्या हुआ, जब कोई ओनर अपने बिजनेस को कुछ पैसा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब जब ये पैसा दिया, से फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाख रुपए, अब कुछ दिन बाद क्या किया, ये इसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया, तो उसको जब बिजनेस से ओनर पैसा निकालता है तो उसको आप क्या बोलते हो, प्राइस बोलते हैं। लेकिन अब जब बिजनेस इसको करना है तो ये क्या किया ना, अल्टीमेटली कुछ फर्नीचर खरीदा, सपोज कर लो 1 लाख का, कुछ अदर एसेट्स खरीदा, सपोज कर लो 10,000 का, फिर उसके बाद क्या किया, ये कुछ गुड्स खरीदा, 50,000 का, उस गुड्स को सेल आउट कर दिया, सपोज कर लो 90,000 में,
कुछ रेंट पे किया, जो जगह लिया है वहां का रेंट पे किया, सपोज कर लो 10,000। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है कितना, सपोज कर लो 5,000 कर रहा है। सब कुछ अल्टीमेटली ये सब जो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। ये फर्नीचर खरीदा, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इन सबको क्या बोलेंगे, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस। देखो, इवेंट्स मतलब कोई भी एक्टिविटीज, एनी एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एन इवेंट। लेकिन अगर वो एक्टिविटी में मॉनेटरी मूवमेंट हो विच इज रिलेटिंग टू योर बिजनेस, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजैक्शन। ये जितने भी चीजें हुई है वो क्या है, ट्रांजैक्शन। और इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनको रिकॉर्ड करके क्या देगा, दो चीज देगा। एक चीज देगा रिजल्ट, तुम भी ये कर क्यों रहे हो, देख अपने सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या समझे थे, रिकॉर्डिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो तुम ये सारा काम कर क्यों रहे समीर, ये सब इसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका डिजायर्ड रिजल्ट प्रॉफिट है वो निकाल के देगी। तुम लोग बोलेगा सर प्रॉफिट चाहिए, लॉस भी तो होता है, लॉस एक्सीडेंटल होता है। कोई भी बंदा लॉस सोच के नहीं चलता कि मेरे को लॉस होगा ही होगा, वो प्रॉफिट का ही सोचता है, लेकिन लॉस हो जाता है। लॉस एक्सीडेंटल होता है, प्लान्ड नहीं होता है। लॉस तो एक्सीडेंटल होता है, प्लान्ड थोड़ी होता है। और उसके साथ साथ वो बताएगा तुम्हारा पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, राइट। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग फाउंडेशन का बच्चा, उतना बेसिक्स नहीं समझाना है कि बैठ के अपने सेल्स लेते हैं, कॉस्ट माइनस करेंगे, वो सब नहीं करेंगे इसमें से। तो ये सारी चीजों को जो रिकॉर्ड करेंगे, इसमें तुमको एक चीज दिखाई दिया कि एक पार्ट है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय द ओनर, राइट, एंड वो ऑपरेट करता है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर, और कुछ भी नहीं है। बिजनेस मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो तुम्हारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तुम्हारे लिए करता है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर होगी। अगर सपोज कर लो तुम एक सैलरीड पर्सन है, तो तुम जब सैलरी मिलेगी तो तुम क्या करेगा, घर लेके आएगा, घर लाने के बाद तुम क्या करेगा, खाने पीने की सामान लाओगे, क्लोथिंग्स में खर्च करोगे, अपने घर की नीड्स पे खर्च करोगे, अल्टीमेटली स्पेंडिंग होगी। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो मूव होता रहता है, एंड दैट ऑल आर व्हाट, ट्रांजैक्शंस। मनी का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांजैक्शन। लेकिन वहां पे वो किसका बेनिफिट है, तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है। तो तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉट द बिजनेस। देखो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हैं तो दैट इज नॉट द बिजनेस। लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के साथ साथ सोशल कॉज भी क्रिएट कर रहा है तो दैट बिकम्स द बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, ये अपना पर्सनल बेनिफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी तो पर्सनल बेनिफिट है, लिंक विद सोशल कॉज है, क्योंकि सोसाइटी के साथ में है। तुम ऐसा तो नहीं कर सकते है ना कि एक अल्टीमेटली प्रोडक्ट खरीद के लेके आया, दो तो चेयर खरीद के लेके आया 5-5 हजार रुपया का, समीर किया, और घर में लाने के बाद क्या क्या बोला, पापा ये चेयर मेरे से 6-6 हजार रुपये में खरीद लो। तो भाई हम तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिए। फिर पापा को बोला, पापा एक काम करो आप इसको मम्मी को भेज दो 7-7 हजार रुपये में। मम्मी भी 2-2 हजार का प्रॉफिट कमा, तो कुछ प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। ये तो ये बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस में क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट इंडिविजुअल बेनिफिट है, इन वो प्रॉफिट तुम्हारा इंडिविजुअल बेनिफिट जो कहां से आना चाहिए, विथ सोशल कॉज आना चाहिए, देन इट बिकम्स अ बिजनेस। अब बिजनेस जो होता है वो अलग अलग नेचर का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, यहां पे देख एक सिंगल ओनर दिखा, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। अगर यही चीज इसमें एक बंदा और एड ऑन हो जाता तो वो क्या बन जाता, पार्टनरशिप बन जाता। तो इसमें और कितने मैक्सिमम बंदे ऐड कर सकते हैं समीर पार्टनरशिप में, 50 तक, और हम 60 कर दे तो होगा क्या, 60 कर सकते हैं, हो भी जाएगा, लेकिन दैट बिकम्स अ इलीगल एसोसिएशन, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इज 50। पार्टनरशिप मिनिमम दो, मैक्सिमम 50, लेकिन मैक्सिमम 50 जो है ये तो लिमिट है ना, कौन इंपोज किया ये लिमिट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सही बोल गए, 1948। अमन, ठीक है, बस यही बताया था तुम लोगों को।
हम कितनी बार कंडीशंस डाला था कि ये लिमिट है, इट इज नॉट इम्पोज्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज इम्पोज्ड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। ये 50 मेंबर्स का लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंपोज नहीं करता है, दिस लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना आप ये। वैसे हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे तब भी बताएगा। मैक्सिमम वाला लिमिट 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी तुम लोग बेसिक्स पढ़ो ना, और ये इसलिए इस तरह डिस्कशन कर रहे हैं ना कि तुम लोग को याद भी रहेगा। अब अपने आते हैं, देखो तुम लोग सिंगल पर्सन मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, दो या दो से ज्यादा पर्सन मतलब पार्टनरशिप। लेकिन अगर सपोज कर ले मेरे पास 500 लोग हैं, इवन दो लोग पे भी हम दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 500 लोग हैं, तो इन सच्चा केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग किस फॉर्म में चले जाएंगे? कंपनी फॉर्म। मतलब अगर हम प्रॉफिट, इंडिविजुअल बेनिफिट विद सोशल कॉस्ट सोचते हैं, तो हमारे पास बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 फॉर्म्स आते हैं। वन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, अनदर वन इज द पार्टनरशिप, एंड द नेक्स्ट वन इज द कंपनी। और अदरवाइज तो बेसिकली सोसाइटी, सिर्फ सोशल कॉस्ट विदाउट इंडिविजुअल बेनिफिट, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। सोसाइटीज हो सकती है, क्लब्स हो सकते हैं, राइट, ट्रस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे जो समझने जा रहे हैं अकाउंटिंग, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस के बारे में बात, तो 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते। तो अभी हम लोग कंपनीज के बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये तो तुम लोग समझा ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब एक बिजनेस होगा जिसमें एक ओनर होगा, वो पैसा देगा, बिजनेस चलेगा, खर्च होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन को लिखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजें समझेंगे। और उसके पहले हम लोग जो ये समझे, जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, एटसेट्रा पेड हुआ, इज व्हाट? ट्रांजैक्शंस ना, और इवेंट है। तो तुम लोग मेरे को ये बताओ, तो थोड़ा सा डिफरेंस बताओ इवेंट और ट्रांजैक्शन में। अमन, मेनली डिफरेंस क्या था? मॉनेटरी कौन सा? तुम सैलरीड पर्सन है, लेके आया, और तुम साथ साथ घर के लिए सपोज कर ले एक एसी भी लेके आ गया, तो इज इट अ ट्रांजैक्शन और इवेंट? इवेंट है, तो इसमें तो मॉनेटरी मूवमेंट है। मॉनेटरी मूवमेंट रिलेटिंग टू बिजनेस हो तभी उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो देख इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस में मेनली डिफरेंस क्या होता है, अब यहाँ पे अपने समझेंगे भी। इवेंट्स मतलब क्या हुआ? कोई भी एक्टिविटी, any activity can be termed as an event, but अगर that activity is relating to business with monetary movement, then that is known as a transaction। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा एग्जांपल देना इसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट से रिलेटेड पूछे। तुम 10 लाख का गुड्स खरीदे, 10 लाख कॉस्टिंग है, उसमें से 7 लाख कॉस्ट के गुड्स को तुम सेल आउट कर दिया 11 लैक्स में। मतलब तुम्हारा परचेज कितने का था? 10 लाख का। सेल्स कितने का है? 7 लाख कॉस्ट के गुड्स को 11 लाख में बेचा, तो सेल्स तो 11 लाख का है, सेल्स 11 लाख का। मतलब तुम प्रॉफिट कमाया 4 लाख, तुम्हारे पास कुछ गुड्स बचा हुआ रह गया है क्या? 3 लाख का गुड्स, एंड दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है। अब मेरे को ये बताओ, परचेज जो तुम किया था, यस तुम बताना, परचेज जो किया था वो ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? बिजनेस के लिए कर रहे जो भी कर ट्रांजेक्शन। और जो सेल कर रहे हैं तन्वी, वो क्या ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजेक्शन है। एकदम सिंपल सा पार्ट था। अब ऋषिका बताएगी जो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का बचा वो ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? तो इवेंट है। यस, लेकिन हाँ ठीक है, एकदम सही आंसर तेरा सही है। रिजल्ट ये हम इसके पीछे ये बताना चाहता था, देखो एक्चुअली क्या हो जाए, तुम परचेज किया, देयर वाज अ मॉनेटरी मूवमेंट, तुम सेल किया, देयर वाज अ मॉनेटरी मूवमेंट, लेकिन जो 3 लाख का कुछ पड़ा रह गया उसमें क्या मॉनेटरी मूवमेंट? तो कुछ नहीं हुआ, दैट इज एन इवेंट। तो इवेंट्स में हम लोग अभी लिखेंगे भी, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो एन इवेंट। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एन, ये तुमसे ट्रू फॉल्स में दे सकता है। ट्रू फॉल्स में दे दिया, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख के दे दिया, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। अब तुमसे पूछेगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो तुम क्या बोलोगे? ट्रू। अब इसका रीजन क्या देगा तन्वी? ध्यान भी बोला, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। तुम क्या आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रीजन क्या देगा? यस, दिस इज फैक्ट।
सेम कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, तो होता ही है। तो हमेशा ट्रू फॉल्स में जो रीजंस होगा ना, वो दो तरीके का होगा। एक फैक्ट्स होगा, तो फैक्ट्स में तुमको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट मार देना है, और एक तुमको एक्सप्लेन करना होगा, ऐसा रहेगा। तो अब अपने आओ एक और एग्जाम भी तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछ ले। सैलरी पेड टू मैनेजर, बिजनेस का मैनेजर, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे, एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। सैलरी पेड टू मैनेजर इस ऑप्शन है, दूसरी का तुम्हें आंसर देना। ट्रांजैक्शन, इवेंट, बोथ, नन ऑफ द अबव। ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, दोनों है कि नन ऑफ द अबव? बोथ, वन, सिर्फ ट्रांजैक्शन। समीर, ट्रांजैक्शन, बोथ क्यों? रीजन? लेकिन इवेंट है तभी तो ट्रांजैक्शन होगा ना, तुम ये बोलना चाहता है? अच्छा, तेरे से एक क्वेश्चन पूछता है। नहीं नहीं, हाँ, तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन वो बोली कि इवेंट है प्लस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये बोल रही है सर जो भी है कुछ हुआ है, मतलब एक्टिविटी हैपनिंग तो है, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। लेकिन हम इससे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता है। तुम मेरे पास आया, बोला सर अब मैंने ना सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आई एम ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, और मुझे फाउंडेशन की क्लास ली। फिर तुम तुरंत बोलता सर आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो, आई एम बोथ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट, बोलेगा? तुम लोग को समझ में आया तुम लोग क्या गलती कर रहा है? अगर तुम, नहीं नहीं भाई, हम तेरे को समझाना चाह रहे हैं, तुम नहीं समझा इस अभी जो इससे क्वेश्चन किया। तो मेरे पास आया, बोला सर मैंने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एंड नाउ आई एम ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो, मतलब आई एम बोथ स्टूडेंट एज वेल एज ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, ऐसा बोलेगा? तुम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट बोल रहा है, दैट मीन्स यू आर ए स्टूडेंट। देख, मेरा बोलने का मतलब है, इफ यू आर सेइंग इट इज ए ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स वो इवेंट तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि इवेंट ही तो ट्रांजैक्शन बनता है। इवेंट में जब तुम मॉनेटरी मूवमेंट डाल देता है जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, देन इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। मतलब टू बी अ ट्रांजैक्शन, इवेंट प्लस मॉनेटरी मूवमेंट होता है। तो तुम अगर बोल रहा है ये ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स वो इवेंट तो बाय डिफॉल्ट है, तो तुमको अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो इवेंट है। क्लियर है ये चीज? तो इवेंट होगा या ट्रांजैक्शन होगा, कोई एक ही होगा, बहुत मत लिखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आर्ट है जो रूल से एसोसिएटेड रहेगा। लेकिन ये आर्ट क्या चीज का है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये तो तुम लोग को याद होगा ना डेफिनेशन, ये भूल चुका है, क्लास 11 में याद किया था। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हाँ बोले तो आगे वाला बोल। ओए, हम लोग बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे हैं। क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो क्लास 11 में भी पढ़ा, में भी पढ़ा होगा अगर कॉमर्स लिया होगा तो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, क्या चीज को करेगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। और वैसे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल। और क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? लेजर। और समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, बस। कैश बुक, कैश बुक ये सब समराइजिंग में नहीं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, ठीक है। एंड इन द मीन बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कैश बुक, बीआरएस वगैरह वगैरह, वो प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट, कुछ कुछ मेरा राइटिंग ना थोड़ा सा समझ लेना, डायमंड हैंड राइटिंग है ना, समझ में, वॉइस रिकॉग्नाइज कर लेना, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर based on documentary evidence तो बेसिकली यहां तक हम लोग क्या समझे, हम लोगों को ये ऐसी आर्ट है, ऐसी कला है जो तुमको बताती है कि इंफॉर्मेशंस को कैसे लिखोगे, जो लिखते समय तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखोगे, वो इंफॉर्मेशंस मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से लिखना, और लिखते समय एविडेंसेस को यूज करते हुए लिखना। अगर सपोज करो तुम्हारा जो मैनेजर है, परचेज मैनेजर, वो अकाउंटेंट को जाके बोलता है कि देखिए हमने 50 लाख का परचेज किया, तो क्या अकाउंटेंट 50 लाख का परचेज दिखा देगा? वो क्या बोलेगा? इनवॉइस दीजिए। तो अकाउंटिंग इज ऑलवेज, क्योंकि रिटन है ना सारा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। आपने सेल कर दिया, सेल्स मैनेजर आके बोलता है मैंने सेल्स कर दिया 50 लाख का अकाउंटेंट को, तो लिख देगा क्या अकाउंटेंट? नहीं लिखेगा। वो क्या बोलेगा? सेल इनवॉइस दो, उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग होगी। और ये जो रिकॉर्डिंग होगी उसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है? विथ द मोटिव टू नो फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन of a particular accounting period। ठीक है, देखो अब इसमें क्या क्या पार्ट्स हम लोगों को समझने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिनेशन है, तुम लोग समझ चुका है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस है बाद में समझेंगे। फाइनल अकाउंट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड पोजीशन का मतलब क्या है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब। ये पार्ट्स छोटे छोटे पार्ट्स है और ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा, ठीक है, बट उसी को पॉलिश करना है। तो अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के बारे में अपने समझते हैं। इवेंट, इवेंट का मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम सिंपली लिख दे रहे एनी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, इवेंट ही बोल सकते हैं। ये सब जो बेसिक्स तुम लोग समझ रहे हो ना, इसका ट्रू फॉल्स में बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ट्रू फॉल्स मतलब 12 मार्क्स, 12 मार्क्स बहुत मैटर करता है। अच्छा, थोड़ा सा और स्पेस रखना इवेंट में। अब नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी with monetary movement relating to business। मतलब यहां पे देखो तीन चीजें एसोसिएटेड है, एक्टिविटी, मॉनेटरी मूवमेंट, बिजनेस। अगर ये तीनों साथ साथ होता है तभी तुम इसको क्या बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। ट्रू फॉल्स में दे दिया तो बोला जा सकता है ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो इवेंट होके ही जाएगा ना। लेकिन क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस? नहीं बोल सकते, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा,
हम लोग एक पार्ट इवेंट के बारे में और समझे थे ना, ये अमन बताएगा। एनी एक्टिविटीज तो कॉमन टर्म हो गया, उसके अलावा एक स्पेसिफिक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझे थे। समीर, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जो 3 लाख का तुम्हारे पास स्टॉक बच गया था वो क्या था? इवेंट था ना। अब चलो एक क्वेश्चन और आंसर दो, ध्यान भी तुम दे। तुम 10 लाख का गुड्स खरीदा, 13 लाख में बेच दिया, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 3 चीज तुमको दिख रही है, 10 लाख का परचेज, 13 लाख का सेल्स, 3 लाख का प्रॉफिट। ये तीनों को तुम आइडेंटिफाई कर, ये इवेंट है कि इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है, तीनों को। वो भी ट्रांजेक्शन है, वो नहीं पता, वही तो श्योर हो गई तो बताना है। इसीलिए तो हम लोग ये सब बेसिक बेसिक चीज हम लोग को सबको आता है, लेकिन हम लोग ये सब भी डिस्कस कर रहे हैं कि तुमको कंफर्म श्योर कर देना है कि ऐसा ही है, ट्रांजेक्शन ही। तन्वी भी ट्रांजेक्शन ही बोल रही है। 3 लाख, वो दोनों तो परचेज सेल तो ट्रांजेक्शन ही है, 3 लाख का प्रॉफिट भी ट्रांजेक्शन है। बट ऋषि का मना कर रही है ना, मना कर रहा है ना तुम क्या बोल रहे हो? क्यों इवेंट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। 11 लाख का परचेज किया, ट्रांजेक्शन, उसको 13 लाख में बेचा, ट्रांजेक्शन। 3 लाख तो अपने आप आ गया, रिजल्ट है वो तो प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब जो होता है ना, वो सब क्या है? रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, दैट आर टर्म्ड एज एन इवेंट। ध्यान रखना, ये ट्रू फॉल्स में एकदम दे सकता है। तो रिजल्ट ऑफ, इसमें इवेंट में एक चीज और लिख के रख रहे हैं हम, दैट इज रिजल्ट ऑफ result of a transaction is also an event. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट आओ। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। नेक्स्ट हेडिंग, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स। एविडेंस क्यों? क्या चीज के लिए? बिजनेस के लिए एविडेंस का बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए एविडेंस मतलब जो ट्रांजैक्शंस होंगे उससे रिलेटेड एविडेंस ना। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते किस नेचर के हैं? डेबिट क्रेडिट का नेचर नहीं हुआ। डेबिट क्रेडिट तो साइन होता है जो यूज करते हैं हम लोग लिखने के लिए अकाउंट को। किस नेचर के होते हैं? ये तुम लोग नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो ना, क्यों तुम लोग अकाउंट में चला जा रहा है? तुम कुछ खरीदने गया तो किस तरीके से खरीद सकता है? तो किस तरीके से खरीद सकता है? या तो तुम जैसे समीर गया बगल में एक दुकान से, सपोज कर लो एक चॉकलेट लेने गया सबके लिए, समीर चाह रहे गया सबके लिए चॉकलेट लेने, एग्जाम्पल में डाला, तो तुम उसको हकीकत में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या किया गया चॉकलेट लेने के लिए, तो ये तो दुकानदार लोग तो इसको जानता ही नहीं है, तो ये कैश दिया और लेके आ गया। बस वही हम बताने जा रहा था। अब तुम सपोज करो जैसे अभी बोला मेरा उधारी चलता है, मतलब उससे गया सामान तो लेके आ गया, पैसा नहीं दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ऑलवेज बिजनेस में ध्यान रखना, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो दो नेचर के होते हैं। वन इज द कैश ट्रांजैक्शंस और अनदर वन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। हम लोग ये बात कर रहे हैं अभी चॉकलेट ये सब का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल में डाल दिए थे। हम लोग बिजनेस के टर्म में बात कर रहे हैं। तो क्या किया ना, सपोज कर लो तुम लोग बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदने गया, लैपटॉप लिया, पैसा दिया, आ गया। तो तुमको वो बंदा लैपटॉप के साथ और कुछ भी दिया क्या? कोई डॉक्यूमेंट दिया क्या? तुम जब लैपटॉप खरीदोगे एक डॉक्यूमेंट भी तो दिया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बिल बोल देते हैं। जब अकाउंट्स करोगे तुमको स्पेसिफिक नाम पता होना चाहिए। कैश मेमो, तो कैश मेमो बोला जाता है या कैश रिसिप्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर तुम कैश में कर रहे हो तो तुम ऐसे बिल भी बोलते चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग टर्म में तुम बिल नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ करते हैं वो क्या होंगे? कैश मेमोज हो सकता है,
या इसी को अपने रिसिप्ट बोलते हैं। या फिर ये तो हो गया अपने जब बाहर वालों से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो वो देता है। एंड वाउचर्स भी हो सकते हैं। वाउचर्स क्यों काम आते हैं पता है? ये इंटरनल यूज के लिए होते हैं। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को सैलरी देने हैं स्टाफ्स को, सैलरीज देने के लिए कैशियर जो होता है वाउचर्स रेस का, वाउचर्स इसको पेमेंट करना है सैलरी, तो वाउचर्स बना दिया कि इसको इतना सैलरी पेड की है, और जो मेन पर्सन रहता है उससे साइन करवा दिया। बेसिकली वाउचर्स भी कैश ट्रांजैक्शंस का ही अल्टीमेटली एविडेंस होता है। अब आओ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में क्या होते हैं? बिल, इनवॉइस एक्सेट्रा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिल और इनवॉइस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिसको यूज करते हुए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। नहीं, बिल इनवॉइस मतलब इनवॉइस और बिल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। तुम अगर बेसिकली क्या करेगा ना, तुम अगर जैसे मोबाइल खरीदा होगा तुम लोग, तो मोबाइल वाला पार्ट या जो भी तुम परचेस किया होगा ना, देखना वो तुमको बिल जरूर दी है। तो बिल में ऊपर में क्या लिखा रहता है? टैक्स इनवॉइस। ठीक है, और टैक्स इनवॉइस में आजकल का थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है, बट एक्चुअल अकाउंट्स ये बोलता है टैक्स इनवॉइस के बगल में क्या होगा? डैश दे के लिख देता है कैश, मतलब दैट बिकम्स अ कैश मेमो। ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा कि तुमको टैक्स इनवॉइस लिखेगा, सिर्फ टैक्स इनवॉइस लिख के दे दिया, दैट मींस वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये पार्ट रहता है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको यूज करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम लोग यहीं से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो यहां पे आओ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब क्या होगा? इससे तो सभी कोई इजीली अवेयर होगा। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब ओए इवेंट नहीं, प्रॉफिट और लॉस। एंड पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब तुम्हारा बिजनेस के पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। एंड एसेट्स देखो, वैसे तो हम तुम लोग को एसेट्स लाइबिलिटीज के बारे में भी बाद में बताएगा। वैसे एसेट्स का नॉर्मल मतलब क्या होता है पता है? समथिंग विच यू ओन, मतलब एनीथिंग रिसीवेबल, जो तुम्हारे लिए रिसीवेबल है या रिसीव्ड फॉर्म में है, दैट इज एसेट। रिसीवेबल्स। और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? योर ऑब्लिगेशंस या पेएबल्स, एनीथिंग पेएबल। वो दिख नहीं रहा है, ओ सॉरी, हम वो, अच्छा यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को नेक्स्ट आंसर दो, अकाउंटिंग पीरियड। तो फिर हम फ्लोरोसेंट, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में कौन बताएगा? ये तो तन्वी बताएगी, छोड़ो तन्वी बता। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च द अकाउंटिंग पीरियड। सपोज कर ले ये तुमको ट्रू फॉल्स में दिया, अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तुम इसको ट्रू लिख दिया, 0 मार्क्स। क्योंकि हम लोग अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। देखो अकाउंट्स क्या बोलता है पता है? अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बोलता है अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू रेगुलर पीरियड ऑफ 12 months at the end of which you will calculate your financial results and position। जैसे ये बोली कैलेंडर ईयर, अकाउंट्स बोलता है कि आप 12 months का रेगुलर पीरियड लो, दैट पीरियड मे बी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, दैट मे बी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट माइट बी फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 अगस्त। तुम कुछ भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो रेगुलरली फॉलो करना, चेंज मत करते रहना। ठीक है, ये हुआ अकाउंट का डेफिनेशन। अकाउंटिंग ये बोलता है, तो तुम लोग जब ट्रू फॉल्स दोगे ना तो ये चीज बताना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे तन्वी बोली कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्यों बोली है ऐसा? क्योंकि नॉर्मली ये सब जगह देखती है, लोग यही फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं पता है ऐसा? अब सपोज कर ले कि ये यश जो है ये अपना बिजनेस कर रहा था, ये जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहा था अकाउंटिंग, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, प्रॉफिट कमाया, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो टैक्स मांगेगा तुमसे। अब क्या हुआ, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भी दे दे, देखो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इस पे इतना टैक्स। ठीक है, सपोज के लिए सामने जाके देखे आया, तो वो वहीं से पेपर उठाया और उसके मुंह पे फेंक दिया, लेके जाओ फॉर्मेट चेंज करो, मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये अकाउंटेंट था समीर,
अरे तुम अकाउंटेंट था भाई, ये ला के तुमको दिया कि अरे समीर इसको चेंज करके दो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च करके दो, तुम कर दिया, तुम सैलरी ले रहा, करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो तुम अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च करके दे दिया, फिर अब क्या हुआ, तुम बोला लेकिन सर देखिए हम ना हर साल ऐसा नहीं करेंगे कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के लिए आपका अकाउंट्स बनाए और फिर वापस से बना के दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये बोला करना पड़ेगा, तो बोला हम जॉब अभी से छोड़ के चले जा रहे हैं। दूसरा को रखा, वो भी यही बात बोला, तो अब ये अल्टीमेटली क्या बोला, जस्ट बोला ठीक है भाई एक काम करो, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो तुमको झेलना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो तुम अपना अगर अकाउंटिंग अलग रखोगे तो प्रॉब्लम अराइज होगा बार बार। बहुत सारे कंपनीज करते भी है ऐसा, जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कर सकते हो तुम, लेकिन बेकार का हेडेक है, बार बार चेंज करना पड़ता है। इसीलिए जनरलाइज वे में लोग क्या करते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही फॉलो। इन अकाउंट्स में अगर ट्रू फॉल्स में पूछ लिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमको अकाउंट्स में अकाउंट के तरीके से आंसर देना है। तो अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू regular interval of 12 months at the end of which you need to calculate, बोलो, regular interval of 12 months at the end of which you need to calculate financial results and position। और हम लोग ये 12 मंथ्स का रेगुलर पीरियड क्यों सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी लिखवाने वाला काम आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, अब तुम लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। थोड़ा ये जो 12 मंथ्स का रेगुलर पीरियड क्यों सेलेक्ट करते हैं, वो तो ये हम बस बता दिया, रेगुलर इंटरवल होगा, क्यों करते हैं। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च सेलेक्ट। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, तुम अगर आज बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज करो करते 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 तुमको 25 साल हो गए। हाँ, तो अभी बहुत ज्यादा जिंदा रहेगा, हम फ्यूचर में 25 साल चला गया, 25 साल हो गया बिजनेस करते करते, और तुम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन तुम एक बार भी देखा ही नहीं तुमको प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। ऐसा होगा, तुम देखेगा तो कब देखेगा, एक बार अचानक से धानवी 5 साल बाद जागी, कह रहे प्रॉफिट देखना चाहिए, देख ली, लेकिन बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा, एक एक साल की, अरे धानवी अभी तक इनकम टैक्स नहीं मिला। हाँ एकदम। तो बेसिकली क्या होगा ना, कि यहां पे क्या होगा, क्योंकि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, है ना, ये बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, ये क्या है, कुछ कंसेप्ट अजम्पशंस कुछ है क्या, सुना है कभी क्लास 11 में, सुना तो जरूर होगा, है ना, क्या है ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, एक तो गोइंग कंसर्न, दूसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो मान के चलते हैं ये तो होगा ही नहीं, तो बिजनेस ही नहीं होगा, प्रूडेंस भी नहीं। देखो बेसिकली इसको प्रूडेंस याद आया, ठीक है, एक होता है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल गोज ऑन टिल परपेचुइटी। अरे बिजनेस करते समय तुम ये सोचेगा 5 दिन बाद बंद कर देंगे, तो हम लोग सोचेंगे अच्छा लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, ये मुकेश अंबानी क्या है, हम इससे भी ऊपर जाएंगे। गोइंग कंसर्न चलता रहेगा बिजनेस। दूसरा, अगर बिजनेस करते समय तुम कंटिन्यूटी ही नहीं फॉलो करेगा तो बिजनेस कर पाएगा। तो बिजनेस करते समय कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तुम्हारे पॉलिसीज में, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में। अब सपोज कर लो समीर क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीना किया, सारा नेगेटिव पार्ट तुम्हारे नाम से लेता है। अब देख इसमें नेगेटिव क्या डाल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस किया 2 महीना, अच्छा इसके बाद अच्छा, अब तो ले लिया ना, इसको कंप्लीट करने देते। 2 महीना इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस किया, तो उसके बाद बंद करके मिठाई का दुकान खोल लिया। तो हाँ वही हम बताने जा रहे हैं, सुनो तो। अब उसके बाद क्या हुआ, 6 महीना चलाया, उसको बंद करके मेडिसिन शॉप खोल लिया।
फिर 1 साल चला के उसको बंद करके क्या किया, ग्रोसरी शॉप खोल लिया। फिर उसके बाद उसको बंद करके फर्नीचर का दुकान खोल लिया। तब इसका गुडविल बन पाएगा? लोग सोचेगा, जैसे ही कोई बोलेगा अरे समीर के दुकान से फर्नीचर खरीदो, नहीं नहीं, वारंटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो गायब हो जाएगा, अभी दूसरा बिजनेस नहीं चला। हाँ, तो क्यों क्यों पता, देख तेरा जो प्रोडक्ट था, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में कंटिन्यूटी नहीं है। दैट इज द रीजन कोई तुम्हारे पे फेथ नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, दैट इज अ कंसिस्टेंसी। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस तीन ही है, वन इज द गोइंग कंसर्न, अनदर वन इज द कंटिन्यूटी, दैट इज अ कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड वन इज द अक्रूवल। अक्रूवल मतलब क्या होता है कि आप जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपडेट करोगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एज एंड व्हेन दे इंकर, एज एंड व्हेन दे ऑकर, आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। दैट इज द अक्रूवल, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखना, तीन नाम है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। क्या क्या है? यस, एक गोइंग कंसर्न, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, याद रहेगा ये? ठीक है। वो तो तुम किसी रीजन से बंद किया तो वो चलता नहीं, ये तो बार बार चेंज कर देगा तुम, तो फिर तो वही तो कंटिन्यूटी नहीं रहा, तो तेरा गुडविल नहीं बनेगा ना, गुडविल नहीं बनेगा तो बिजनेस सेट होगा ही नहीं। चलने को देख डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली जो अपने जो ये लेते हैं स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड जो सेट होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना चाहिए। अब वहां पे ऐसा डिमांड है, चल जा रहा है तो चल जा रहा है। अब चलो एक चीज और बताओ, तो ये सपोज कर लो, ये जो समीर अमन 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 क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया दुर्गा पूजा के टाइम, 15 दिन के लिए, ठीक है, प्लान ही था 15 दिन तक ही चलाएंगे, तो इसको क्या बिजनेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे, इवेंट कैसे बिल? हाँ हाँ, जैसे कुंभ में किया था, तो उसको क्या बोलते हैं बता तन्वी? तुम बोला बिजनेस नहीं बोलेंगे, एकदम सही बोला है तुम, लेकिन क्या बोलेंगे तुम? तन्वी बोल रहे हैं, बोलो। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हम लिखवाएगा बाद में, अभी मत लिखो, लिखवा नहीं रहे इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम पूछ रहा था, अभी कुंभ का मेला लगा था, तो उसमें क्या किया ना, समीर क्या किया, वहां जाके स्टॉल लगा दिया। अरे तुम तो अच्छा है, बिजनेस किया है, लोग बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस। हाँ, तुम किया था, ठीक है, वहां सबको गंगा जल का बॉटल सेल कर रहा था। अरे ऑब्वियस है, बताओ उसको गंगा जल का बॉटल सेल करके के लोग कितना पैसा कमा लिया है, तो ये कर रहा था समीर। तो ये अभी छोड़ो ना, मजा का बात नहीं, हम लोग अकाउंटिंग का बात समझते हैं। तो ये क्या किया ना, मतलब वो जो गंगा जल है उसका बॉटल सेल कर रहा था, तो ये जितना पीरियड चला, 1 डेढ़ महीना वो चला, शायद इसका बिजनेस बंद, तो प्लांट ही था ना, 1 महीना चलेगा, तो क्या इसको हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं क्या? देख, बोलने के नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में यू कैन से कि बिजनेस है, बट अगर अकाउंटिंग टर्म में चले जाओगे ना, तो दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। ट्रू फॉल्स में दे दिया तुम, इस बिजनेस में उसको ट्रू लिख दिया तो काट के जीरो बैठा देगा। तो मेरा क्वेश्चन है, उसको बोला क्या जाए, टेक्निकल टर्म फॉर दैट अकाउंटिंग में उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बिजनेस हम लोग टेक्निकली क्या बोल सकते हैं अकाउंटिंग? वेंचर, नाम सुना है कभी वेंचर? अगर आप कोई बिजनेस करते हो जिसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वायलेट हो जाता है, यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्ट करते समय तुमको पता है कि क्या होगा, बिजनेस चलेगा ही नहीं, 1 महीना ही चलेगा, तो मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो नहीं है। तो जब भी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में गोइंग कंसर्न नहीं रहता है, दैट बिजनेस बिकम्स अ वेंचर, उसको वेंचर बोला जाता है, बिजनेस नहीं बोला। सब नॉर्मल जनरल टर्म समझ रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, कुछ का नहीं, बाद में लिखा है, अभी जो लिखवाना था हो गया, अभी हम तुम लोग से ऐसे जनरल टर्म डिस्कस कर रहे हो और ये सब चीज बता रहे हैं ना, तो अब तुमको दिमाग में आ गया, अब नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे तो याद रहेगा, ट्रू फॉल्स में आएगा तो याद आ जाएगा, और बीच में हम लोग बहुत बार डिस्कस करेंगे। अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट। ये जो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय हमें कुछ बेस फॉलो करना, दैट इज नोन एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, कुछ सुना है क्या? इसमें क्या होता है? देखो, अब अकाउंट जब तुम लोग सीए के लिए कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, अगर सीए कर रहे हैं ना,
या तो सीए मत करो, और सीए करना है तो इस तरह करके अकाउंट्स में तो तुम चैंपियन हो, क्योंकि अकाउंट्स का छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा चीज तुमको पता होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, जितना हमारा सिलेबस लेवल है उसके अंदर ही जाएंगे। और सीए इंस्टीट्यूट ना जो सिलेबस अभी रिसेंटली पूरा चेंज किया है, तुम लोग जो सिलेबस कर रहे हो न्यू सिलेबस में है। लास्ट जो चेंज किया था सिलेबस जून 24 में चेंज कर दिया था, जो फाउंडेशन लाया है जब से। ठीक है, तो नहीं, फाउंडेशन तो पहले भी था, बीच में यहाँ पे सिलेबस में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया है। तो जो अब इंटरमीडिएट और फाइनल है ना, बहुत ही टफ कर दिया है, पहले ज्यादा इजी था। फाउंडेशन अभी भी इजी है, इंटर और फाइनल टफ। लेकिन सुनो, टफ है तो तुमको अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भी तो मिलेगा। और पहले इंस्टीट्यूट 2 बार एग्जाम लेता था, साल में 2 बार एग्जाम लेता था, अब 3 बार कर दिया। तो तुमको एक ऑप्शन भी तो मिला। पहले बच्चा अगर एक अटेम्प्ट में गड़बड़ कर देता था तो 6 महीने का नुकसान हो जाता, और अभी तो 3 महीने का कैसे, 4 महीने, 4 महीने का नुकसान है, तीनों लेवल में कर दिया। अब वो कंपटीशन वाला बात पे हम थोड़ा देर पहले क्या बोला था, एकदम स्टार्ट करते समय, अगर 5% भी रिजल्ट होगा, एक बच्चा भी पास होगा तो उसमें हम होंगे, तो कंपटीशन का तो बात ही खत्म हो गया, हम होंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सुनो, अब मेरे को बताओ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस, 3 बेसिस होते हैं। बेसिस मतलब ट्रांजैक्शंस को एंट्री दोगे जो बुक्स में, वो किस दरवाजे से दोगे। कैश बेसिस, कैश बेसिस बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को जब बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो सिर्फ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना जो कैश में रिसीव किए हो, कैश में पेड किए। लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लिखवाएगा ये सब बात। अब नहीं, ठीक है, अगर तुम लोग का कोई, जैसे एक चीज और ध्यान रखना, कभी जब तुम लोग पढ़ते हैं ना, नॉट ओनली अकाउंट्स की क्लास में, कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ता है ना, तो होता क्या ना कि हम लोग बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और कुछ टर्म्स में हम लोगों को लगता है, क्योंकि हम लोग तो बार बार पढ़ाते रहते हैं ना, कि ये टर्म तो एकदम ईजी है, बच्चों को आता ही होगा। माइट भी हो सकता है समीर को नहीं आता है, हो सकता है, तो समीर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लिख ले। ठीक है, चलो देखो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट और लॉस के लिए होता है। बोलता है टू गेट द प्रॉफिट और लॉस, आप जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे ना, तो कैश बेसिस बोलता है, देख स्टाफ को सैलरी देना था 1,20,000, पेमेंट 1 लाख का ही हुआ, तो कैश बेसिस क्या बोलता है पता है, कितना रिकॉर्ड करोगे सैलरी, 1 लाख ही रिकॉर्ड करो, जितना पेड किया उतना ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, और एक्रुअल बेसिस क्या बोलता है, अभी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन समझाते समय तुम लोग को बोला था, एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन ऑकर होता है ना, रिकॉर्ड करो। तो फाइनेंशियल ये एक्रुअल बेसिस बोलता है पूरा 1,20,000 रिकॉर्ड करो, खर्चा तो 1,20 है ना, देना तो पड़ेगा ना तुमको, तो बोलता पूरा 1,20,000 रिकॉर्ड करो। तुम लोग याद करो, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के एक टर्म यूज करता था ना, वही तो है, तो पूरा 1,20,000 रिकॉर्ड होगा। और हाइब्रिड बेसिस एकदम बकवास बेसिस है, वो बोलता है इनकम्स को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो, एक्सपेंडिचर्स को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो। फॉलो ही नहीं होता, फॉलो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर तुमसे कोई पूछ ले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। वन इज द कैश, एक्रूअल, हाइब्रिड। हाइब्रिड को मिक्स्ड बेसिस पे बोला। अच्छा, लेकिन ये बता, अब तुम जैसे मेरे को बताइए, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, विच वन इज प्रेफरेबल। कैश, एक्रूअल, तुम लोग क्लास 6:30 से, हाँ देख, हम रिमाइंडर भी भेज दिया था इसीलिए। विच वन, एक्रूअल बेसिस, क्यों, प्री करेंगे वाला बात से नहीं होगा, रीजन प्रॉपर होना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम अपना रीजन दिया, ठीक है, यही चीज तुमको अभी रीजन देना सीखना है, तो तुम अपने आप धीरे धीरे सही कर देगा। बताओ बताओ, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, विच वन इज प्रेफरेबल एंड व्हाई। तुम बताएगा तन्वी, विच वन इज प्रेफरेबल, तुम कौन सा प्रेफर करें, कैश बेसिस। वहां पे भी याद रहेगा, वहां तो तुम लिख देगा, आउटस्टैंडिंग है, दिखेगा साफ साफ। देखो बेसिकली क्या होता है ना, कैश बेसिस में तुम पीरियड में खर्च तो किया 1,20,000, बट पेड किया 1 लाख, तो तुम उस समय का खर्च दिखा रहे 1 लाख ही, लेकिन एक्चुअली में खर्च हुआ 1,20,000।
तो तुम अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो वो तुमको ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर वो ट्रू पिक्चर नहीं देगा तो फाइनेंशियल रिजल्ट सही नहीं है। तो हम लोगों को क्या प्रेफर करना चाहिए, ट्रूअल बेसिस, ठीक है, उससे ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशन मिले। दिस इज द कंसेप्ट। लेकिन तब सर कैश बेसिस फॉलो ही क्यों होता है? अब जैसे सपोज कर लो ये एक डॉक्टर है, जो है नहीं, ये डॉक्टर है। अब डॉक्टर को तो पता नहीं है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, प्री रिसीव्ड रेंट क्या होता है, सब नहीं पता कुछ भी। उसको तो वो तो साइंस का बंदा है। तो अब एक चीज सोचो, और ये डॉक्टर भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रही है ऐसा नहीं है, एक पर्सनल अपना इसका चैम्बर है और पेशेंट्स को देखती है। तो अब एक चीज बता, ये समीर नाम का एक बंदा को अकाउंटेंट रखने का सोची, ये बोलता है हम 50,000 पर मंथ लेंगे, इसका 3 लाख रुपया पर मंथ इनकम होता है, उसमें से 50,000 इसको दे देगी नहीं देगी? ये बोले ठीक हम आपको बताते हैं। तो इसके क्या मेरे से कांटेक्ट की, हम बोला हम 1.5 लाख रुपया पर मंथ लेंगे। तो ये बोली अरे तो ये अभी तो WIP है, फाउंडेशन में ही है, और हम CA है, तो हम तो वैल्यू बढ़ा के डिमांड करेगा ना। तो हम 1.5 लाख रुपया मांगा पर मंथ। तो ये तो और शॉक्ड हो गए, बोली सर ठीक है हम बताते आपको। अब ये बोली कि छोड़ो इतना झमेला ही नहीं करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, पैसे जो जो फी दिया वो लिखेंगे, और हम जो कैश में जो खर्चा कर रहे हैं वो लिखेंगे, और जितना पैसा आया जितना पैसा गया माइनस प्लस करेंगे और देख लेंगे कितना मेरा इनकम हुआ। हाँ तो ये यही फॉलो करेगी। ये इंडिया में एक ऐसा डॉक्टर नहीं है, ऐसे एडवोकेट्स भी होंगे जिसको अकाउंट्स के बारे में आइडिया नहीं है, डॉक्टर्स लॉयर्स प्रोफेशनल्स जो होंगे ना, एक्सेप्ट CA CS CMAs, वो लोग को अकाउंट्स का आइडिया नहीं है, तो वो लोग इसी तरह फॉलो करेंगे, और इसी तरह फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमारा अकाउंटिंग सिस्टम में इस कैश बेसिस को भी फॉलो किया जाता है। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है अपना इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट करते समय कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी अलाउ करता है। तो जनरली इससे क्या समझ में आ रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स एटसेट्रा, नॉट बाय CA CS, उसको अकाउंट्स का आइडिया है पूरा, ठीक है। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर बेसिकली फॉलोड बाय बिजनेस फर्म्स। CA CS तो फॉलो करेगा, बिजनेस फर्म्स फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और हम लोग आज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इतना जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास बहुत सारा चीज पूछा जाएगा, जितना पढ़ा गया सब पूछेंगे।